बिंदापुर नाम का एक गांव था। उस गांव में कई साल से बारिश नहीं हो रही थी, इसलिए तालाब, कुएं, बावड़ी आदि सब सूख गए थे और खेतों में धूल उड़ने लगी थी। न पीने को पानी था और न खाने को अन्न। गांव में हाहाकार मचा था। अरे मुखिया जी, लगता है अब तो गांव छोड़ना ही पड़ेगा। हमारे गांव में तो पानी है ही नहीं। अब पास के गांव में भी पानी खत्म होने लगा है। कुदरत के इस कहर के बारे में क्या कहूँ भाइयों। बादल आए तो बारिश हो और पानी आए, पर बादलों ने तो हमारे गांव की तरफ आना ही छोड़ दिया है। साधु एक गरीब किसान था। उसके पास कई खेत थे। कुछ साल पहले तक उसके खेतों में हरी भरी फसलें लहलहाती नजर आती थी, पर आज उसके सारे खेत बंजर पड़े हुए थे। साधु अपने बंजर खेतों को देखकर उदास हो जाता है। पता नहीं भगवान को हमारे ही गांव से क्या दुश्मनी है। इसी गांव में बारिश क्यों नहीं हो रही? शायद हमारे गांव के लिए बादल बनना ही बंद हो गए हैं। आशा, अब तो हमें भी गांव छोड़ देना चाहिए। और हम कर भी क्या सकते हैं जी? पानी के बिना उजड़ते गांव में आखिर लोग रह भी कितने दिनों तक सकते थे। कुछ दिन बाद लोग गांव छोड़कर जाने लगते हैं। हाय हाय, कुछ साल पहले तक हमारा गांव कितना हरा भरा था और आज कैसा रेगिस्तान बन गया। ना पेड़ रहे ना खेत, सब कुछ उजड़ गया चाची। भाइयों, हम कर भी क्या सकते हैं जब भगवान ही नहीं चाहता कि हमारे गांव में वर्षा हो। मुखिया ये कह ही रहा होता है कि तभी वहाँ गांव का रिटायर्ड अध्यापक अशोक आ जाता है। अशोक मुखिया की बात का जवाब देते हुए कहता है, मुखिया जी, भगवान को क्यों दोष देते हो? इस गांव में बारिश को आने से तो खुद आप सब ने रोका है। आप ये क्या कह रहे हैं गुरुजी? मैं कुछ समझा नहीं। जरा याद करो वो दिन जब हमारे गांव में अंधाधुंध पेड़ काटे जा रहे थे और मैंने आपको सावधान किया था। मुखिया जी, गांव में पेड़ों को काटना रोकिए, वरना गंभीर परिणाम निकलेंगे। गुरुजी, पेड़ों के अच्छे दाम मिल रहे हैं और वैसे भी लोगों के अपने पेड़ हैं। मैं उन्हें पेड़ काटने से कैसे रोक सकता हूँ? आप इस गांव के मुखिया हैं, आप रोक सकते हैं। जाने दो गुरुजी, कुछ नहीं होता। 2 बारिश आई, गांव में फिर पेड़ उगाएंगे। अब तो समझ गए कि ये सब पेड़ काटने का नतीजा है, पर अब कर भी क्या सकते हैं? यह सुनकर सभी गांव वालों की आंखें खुल जाती हैं और वे अफसोस जताने लगते हैं। ये भूल तो हम सबसे हो गई, पर अब पछताने से क्या हो सकता है? पानी बिना गांव में रह भी तो नहीं सकते। हम सब आज ही इस गांव को छोड़कर किसी दूसरे गांव चले जाएंगे। उन सबको ऐसे उदास और निराश देखकर मास्टर जी उन्हें तसल्ली देते हुए कहते हैं, तुम सबको गांव छोड़कर जाने की कोई आवश्यकता नहीं है। पीने के लिए पानी तुम सबको मैं दूंगा। पर तुम्हारे पास पानी कहां से आएगा भाई? मेरे घर में एक कुआं है, मैंने अभी अभी उसकी खुदाई करवाई है और उसमें पानी निकल आया है। यह सुनकर सभी गांव वाले बहुत खुश होते हैं, मगर तभी साधु कहता है, पर हमारे खेतों को पानी कहां से मिलेगा? बारिश तो अब इस गांव में आएगी नहीं। वो भी आएगी। मेरा साइंटिस्ट बेटा नंदू किस दिन काम आएगा? मैंने उसे विदेश से बुला लिया है। वो कह रहा था कि वो बादल बनाने की मशीन भी बना सकता है। यह सुनकर सभी गांव वाले दांतों तले उंगली दबा लेते हैं और एक दूसरे की तरफ आश्चर्य से देखते हुए कहते हैं, क्या कहा? बादल बनाने की मशीन? हाँ भाई, जमीन पर बादल बनाने की मशीन। चौंकिए मत, आज विज्ञान बहुत तरक्की कर चुका है, इसलिए सब कुछ संभव है। यह सुनकर मुखिया खुश होते हुए कहता है, तो ठीक है गुरुजी, जब तक तुम्हारा नंदू गांव में आकर बादल नहीं बनाता, गांव में सबको पानी तुम दे देना और खाने को अनाज मैं दे दूंगा। इस तरह कोई भी गांव छोड़कर नहीं जाता। सभी नंदू के गांव में आने का इंतजार करने लगते हैं। कुछ दिनों बाद नंदू गांव में आता है तो कुछ लोग उसे देखकर खुश होते हैं, मगर कुछ उसका मजाक उड़ाने लगते हैं। अरे ये लौंडा बादल बना लेगा तो भगवान को कौन पूछेगा? मूर्ख है, मुंह की खाएगा। बड़ा बादल बनाने की भी कोई मशीन होती है चाचा? देखना, अपनी बेइज्जती करा के गांव से भागेगा। मगर नंदू बड़ा ही होनहार लड़का था। वह किसी की नहीं सुनता। गांव आते ही बादल बनाने की मशीन बनाने में जुट जाता है। बेटा,
क्या बादल बनाने की मशीन बन भी जाएगी तुमसे? बिल्कुल बन जाएगी पिताजी, आप चिंता मत कीजिए। हमारे बंजर गांव को मैं फिर से हरा भरा गांव बनाकर ही दम लूंगा। शाबाश बेटा। कुछ दिन बाद नंदू मशीन बना लेता है और फिर सब गांव वालों को इकट्ठा करके कहता है, देखो, मैं एक ही शर्त पर गांव में वर्षा कर सकता हूँ। वो कौन सी शर्त है नंदू बेटा? यही कि आप गांव में हर 50 कदम पर एक पेड़ लगाएंगे और पेड़ों को कभी न काटने की प्रतिज्ञा करेंगे। हमें आपकी शर्त मंजूर है नंदू भैया। क्यों भाई, आप सब क्या कहते हैं? हम सबको भी ये शर्त मंजूर है। सबके ये कहते ही नंदू कुछ लोगों के सहयोग से एक हाथी के आकार की सूंड वाली मशीन को खींचकर खुले मैदान में ले आता है। फिर उसमें कुछ अद्भुत से रसायन डालता है और मशीन का स्विच ऑन कर देता है। मशीन धड़-धड़ करके चलने लगती है और मशीन के सूंड जैसे पाइप से काला भूरा धुआं निकलकर धरती से कुछ ऊपर बादल बनने लगते हैं। यह देख लोग हैरान रह जाते हैं। अरे देखो देखो, सचमुच बादल बनने लगे हैं। चाचा, ये नंदू तो पहुंची हुई चीज निकला, इसे तो मानना पड़ेगा। फिर देखते ही देखते जमीन पर बहुत सारे बादल बन जाते हैं और तेज बारिश होने लगती है। बारिश होते ही सब खुशी से उछलने लगते हैं। आहा, बारिश का पानी! चाची, पानी नहीं, अमृत कहो, अमृत! चलो, बारिश हुई, अब हमारा गांव फिर से हरा भरा हो जाएगा। उस दिन के बाद गांव में पानी की कमी नहीं रहती। लोग खूब पेड़ लगाते हैं, खेती करते हैं और साथ ही पेड़ काटना छोड़ देते हैं। इस तरह बंजर बंदापुर गांव फिर से हरा भरा हो जाता है और हर साल अच्छी बारिश होने लगती है। शीला और उसका बेटा मोहन शहर में रहते थे। शीला ने मोहन की शादी गांव में की थी। उसकी बहू आरती थी तो गांव की, पर तेज बहुत थी। एक दिन शीला आरती से कहती है, बहू, ये चादर तो देखो। ये चादर मुझे बहुत पसंद है, पर बीच से थोड़ी फट गई है। लाइए, मुझे दीजिए, मैं इसे अभी ठीक कर देती हूँ। आरती शीला से चादर लेकर फटी हुई जगह पर कपड़े का बड़ा सा फूल बनाकर उस पर सी देती है। इस तरह चादर पहले से भी सुंदर दिखने लगती है। लीजिए माँ जी, पुरानी चादर नई चादर बन गई है। वाह री मेरी जुगाड़ी बहू, तेरे क्या कहने। एक दिन मोहन ऑफिस से घर आता है और शीला से कहता है, माँ, बहुत भूख लगी है। आज तो ढाबे की तंदूरी रोटियां खाने का मन है। ढाबे की तंदूरी रोटियां खाने का मन था तो ऑफिस से आते वक्त ढाबे से ले आता। अब ढाबे पे कौन जाएगा बेटा? हाँ, ये भी ठीक है माँ। आरती मोहन और शीला की बातें सुन लेती है और फिर कुछ देर बाद खाना लगाते हुए कहती है, माँ जी, आइए खाना खा लीजिए, खाना लगा दिया है। शीला और मोहन खाना खाने बैठते हैं तो चौंक ही जाते हैं। अरे माँ, ढाबे की तंदूरी रोटियां और दाल मखनी, मैं ये क्या देख रहा हूँ? मैं भी हैरान हूँ कि आरती बहू ने इतनी जल्दी ढाबे से खाना मंगा कैसे दिया। तभी आरती उनको हैरान करते हुए कहती है, ये तंदूरी रोटियां और दाल मखनी ढाबे से नहीं आई है, ये तो मैंने अपने घर की रसोई में बनाई है। क्या कह रही है बहू? पर तूने ये बनाई कैसे आरती? अपने देसी जुगाड़ से बनाई जी। किचन के कुकर को जुगाड़ू तंदूर बनाया और रोटियां तंदूरी बन गई। वाह रे मेरी जुगाड़ी बहू, जुगाड़ लगाने में तो तू माहिर है। मोहन को बहुत भूख लगी थी और उसके सामने उसकी मनपसंद तंदूरी रोटियां रखी थी। फिर वो कहाँ रुकने वाला था, झट से रोटियां खाने लगा। अरे वाह माँ, आरती ने तो कमाल ही कर दिया। रोटियां और दाल मखनी तो ढाबे से भी अच्छी बनी है। बेटा, तेरा दिमाग जितना बिजनेस में चलता है उससे ज्यादा बहू का जुगाड़ करने में चलता है। हर चीज का जुगाड़ ढूंढ लेती है बहू। एक दिन आरती रसोई में खाना पका रही होती है तो अचानक से उसका हाथ जल जाता है। आय माँ, ये क्या हुआ? मेरा तो हाथ जल गया। आरती की चीख सुनकर शीला भागती हुई रसोई में आती है। क्या हुआ बहू? माँ जी, थोड़ा हाथ जल गया। हाय राम, तेरा हाथ तो काफी जल गया है।
मोहन बेटा जल्दी आ, बहू ने हाथ चला लिया है। आरती का जला हुआ हाथ देख मोहन भी घबरा जाता है। आरती, हाथ तो काफी जल गया है। अरे तू जल्दी से इसे डॉक्टर के पास लेकर जा। नाना माँ जी, हाथ इतना भी नहीं जला है कि डॉक्टर की जरूरत पड़े। मान जा बहू, यह तेरा जुगाड़ यहाँ नहीं चलेगा। आरती, जिद मत करो, डॉक्टर के पास चलो, यहाँ घर में इलाज नहीं हो पाएगा। ये सुनकर आरती कहती है, क्यों नहीं हो पाएगा? आप जल्दी से बर्फ लेकर आइए, बहुत जलन हो रही है। ये सुनकर शीला अपना माथा पीट लेती है और फ्रिज से बर्फ लाकर आरती को देती है। आरती जले हुए पर बर्फ रगड़ती है तो जलन से राहत मिल जाती है और फिर जुगाड़ू आरती कहती है, लो माँ, जलन से मिल गया आराम। आरती, मैं फिर कहता हूँ, चलो डॉक्टर के पास, कहीं बाद में पछताना ना पड़े। आप चिंता मत कीजिए, अब मेरी दादी का घरेलू नुस्खा काम करेगा। एलोवेरा का रस लगाऊंगी तो एक दिन में ठीक हो जाएगा। तुम्हारी लीला तुम ही जानो, करो जो करना है। आरती जले पर एलोवेरा का जेल लगाती है तो एक ही दिन में आराम हो जाता है और फफोले भी नहीं पड़ते। देखिए माँ जी, हो गया ना ठीक। हल्का फुल्का जलने पर घरेलू इलाज ही ठीक रहता है, यह मेरी दादी ने कहा था। मान गई बहू, लगता है तेरी दादी तो तुझसे भी बड़ी जुगाड़ू थी। हाँ, वो तो है ही माँ जी। आरती बहू के जुगाड़ करने की चर्चा धीरे धीरे घर से पड़ोस में भी होने लगती है। रमा बहन, क्या तुमने कुछ सुना? क्या सुना सुषमा बहन? यही कि शीला की बहू आरती बड़ी जुगाड़ू है, हर चीज का जुगाड़ बिठाने में माहिर है। हाँ, सुना तो है, पता नहीं गांव की गवार बहू में इतना दिमाग कहाँ से आ गया। अरे बात झूठ भी तो हो सकती है, हमने कौन सा आजमा कर देखा है। हाँ, यह भी ठीक है। एक दिन सुबह सुबह सुषमा हाथ में अपना मोबाइल लिए शीला के पास आती है। शीला बहन, मेरा मोबाइल पानी में गिर गया। तो मेरे पास क्यों आई सुषमा बहन? किसी मैकेनिक के पास जाना। एक घर में जुगाड़ू बहू के होते मैकेनिक के पास क्यों जाऊं भला? क्या इस फोन के चलने का कोई जुगाड़ हो सकता है? हो सकता है चाची, पर एक दिन के लिए फोन मुझे देना होगा। अरे एक दिन क्या, भले 2 दिन के लिए ले लो, पर जुगाड़ ऐसा बिठाना कि फोन चलने लगे। आरती मोबाइल को सुषमा से लेकर आटे के कनस्तर में ठूस देती है और अगले दिन तक फोन में घुसी नमी को आटा सोख लेता है। फिर सुषमा आती है तो आरती कहती है, ये लो चाची फोन, और इसे चला कर देखो। सुषमा फोन चलाती है तो फोन तुरंत चलने लगता है। ये देख सुषमा हैरान होते हुए कहती है, अरे यह तो कमाल ही हो गया। आरती बहू, मान गई, तुम तो सच में ही बहुत जुगाड़ू हो। जुगाड़ भी तभी लगता है सुषमा बहन जब दिमाग हो। पर बहू, तुमने ये जुगाड़ बैठाया कैसे, जरा वो तो बता दो। सुषमा के ये कहने पर आरती उसे जुगाड़ के बारे में बताती है तो सब हंसने लगते हैं। तब सुषमा कहती है, मान गई शीला बहन, तेरी बहू तो सच में जुगाड़ करने वाली बहू है। ऐसी जुगाड़ू बहू तो ढूंढे ना मिले।